नमस्कार। और आज की इस गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ पुरानी किताबों, खंडहरों या मिट्टी के बर्तनों पर बात नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमारी अपनी कहानी है, मानव विकास की कहानी। और इसके लिए आज हमारी मेज पर जो स्रोत है वो है लूसेंट जी के बुक के प्राचीन भारत के नोट्स। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक शॉर्टकट या रटने वाला टूल मानते हैं। हाँ, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। लेकिन अगर इन तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करें तो ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि इतिहास को गहराई से समझने की एक मास्टर क्लास बन जाती है। सही कहा। मतलब चीजों को रटने के बजाय अगर उनके पीछे की कहानी समझ ली जाए ना, तो वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है। एकदम सही बात है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हजारों साल पुरानी इन बातों का हमें पता कैसे चलता है। स्रोत क्या है हमारे पास? जी, और हमारे पास जानकारी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारे धर्म ग्रंथों का है। वेदों से शुरू करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। लेकिन इसका तीसरा और 10वां मंडल सबसे खास है। तीसरे में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और 10वें मंडल में पुरुषो सूक्त हैं। बिल्कुल। 10वें मंडल के पुरुषो सूक्त में समाज के 4 वर्णों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। वो क्या? ऋग्वेद के समय में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये जन्म पर आधारित नहीं थी। ये व्यक्ति के कर्म या पेशे पर आधारित थी। समाज को सुचारू रूप से चलाने का बस एक तरीका था। अच्छा, मतलब काम के हिसाब से। हाँ, और ऋग्वेद तो प्रकृति की स्तुति से भरा पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे के वेदों की तरफ बढ़ते हैं, समाज की जरूरतें बदलती दिखती हैं। यजुर्वेद को ही ले लीजिए। वो तो पूरी तरह से कर्मकांड और यज्ञों पर केंद्रित है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यजुर्वेद गद्य और पद्य, मतलब प्रोज और पोएट्री, दोनों में लिखा गया है। एक तरह का हाउ टू मैनुअल कह सकते हैं इसे, उस समय का। एकदम। और इसके बाद जो सामवेद आता है, उसे तो भारतीय संगीत का जनक ही माना जाता है। इसमें वो ऋचाएं हैं जिन्हें गाया जा सकता है। हाँ, मंत्रों को संगीतमय रूप दे दिया गया है। लेकिन देखिए, मुझे अथर्ववेद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। वो कैसे? क्योंकि ये सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। इसमें बड़े दार्शनिक विचारों के बजाय रोग निवारण, जादू टोना और विवाह गीतों का वर्णन है। इंसान बीमारियों से कैसे बचे, बुरी नजर से कैसे बचे, ये सब इसमें है। सच में उस दौर के आम जनमानस की सोच का आईना है ये। बिल्कुल। और धर्म ग्रंथों से आगे बढ़ें तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं जो उस समय की राजनीति समझने में मदद करते हैं। लूसेंट के नोट्स में पुराणों का जिक्र बहुत ही रोचक तरीके से किया गया है। हाँ, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से जुड़ा है और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। पता है, पुराणों को ना हम आज के समय का डीएनए एंसेस्ट्री किट कह सकते हैं। डीएनए एंसेस्ट्री किट मतलब वंशावली के संदर्भ में। जी, उस समय कोई आधुनिक रिकॉर्ड रूम तो थे नहीं, तो राजाओं की वंशावली और उनके वंश वृक्ष को सहेजने का काम पुराणों ने ही किया। बहुत लॉजिकल है। इसके अलावा राजनीति समझने के लिए चाणक्य का अर्थशास्त्र है और कश्मीर के इतिहास के लिए कल्हण की राज तरंगिणी बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। ये तो हमारे अपने लोगों की बात हुई, लेकिन विदेशी यात्री हमें किस नजर से देख रहे थे, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। बाहर का नजरिया भी जरूरी है। हाँ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया, उसने इंडिका लिखी। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया, जिसने नालंदा में पढ़ाई की और सीयू की लिखी। और अल-बरूनी की किताबुल हिंद भी है। महमूद गजनवी के साथ आया था वो। विदेशी यात्रियों का नजरिया अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उन चीजों को भी नोटिस करते हैं जिन्हें हम सामान्य मानकर छोड़ देते हैं। उनके लिए यहाँ का खान पान, न्याय व्यवस्था सब एकदम नया था, इसलिए उन्होंने सब विस्तार से लिखा। एक 360 डिग्री व्यू मिल जाता है इससे। बिल्कुल। अब थोड़ा किताबों से निकलकर जमीन की खुदाई और पत्थरों की तरफ चलते हैं। मेरा मतलब है एपिग्राफी या अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों से तो बहुत ठोस साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, और इसमें कुछ तथ्य तो सच में दिमाग हिला देते हैं। एक अभिलेख है बोगस कोई, जो 1400 ईसा पूर्व का है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत में नहीं बल्कि एशिया माइनर यानी आज के तुर्की में मिला है। तुर्की में? जी, और उसमें हमारे वैदिक देवताओं का जिक्र है। मित्र, वरुण,
इंद्र और नासत्य। जरा इस बात की गहराई को समझिए। 1400 ईसा पूर्व में तुर्की जैसे इलाके में भारतीय देवताओं का जिक्र मिलना ये बताता है कि हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध कितनी दूर तक फैले थे। पत्थरों पर उकीवी गई ये बातें झूठ नहीं बोलती। इसी तरह हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है। और एरण अभिलेख भी है जो भानुगुप्त से जुड़ा है। हाँ, उसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। और पत्थरों के साथ साथ पुराने सिक्कों की कहानी भी कम रोचक नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन तो है, लेकिन उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं थे, बल्कि कला प्रेमी भी थे। सिक्के किसी भी काल की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का जीता जागता सबूत होते हैं। सही कहा। वैसे जब हम पुरातत्व की बात कर रहे हैं तो हमें प्रागैतिहासिक काल में भी झांकना चाहिए, जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था। पाषाण काल। नोट्स के अनुसार पूरा पाषाण काल के इंसान की पूरी आजीविका शिकार पर निर्भर थी और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार थी। हम अक्सर सोचते हैं कि आग सिर्फ खाना पकाने के लिए खोजी गई होगी। अरे, खाना पकाना तो बहुत बाद की बात है। असल में पूरा पाषाण काल के उस इंसान के लिए आग एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम थी। जंगली जानवरों से बचने के लिए। हाँ, रात में जंगली जानवरों से बचना, गुफाओं में रोशनी करना और ठंड में जिंदा रहना। आग ने पहली बार इंसान को रात के अंधेरे पर कंट्रोल दिया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तो नवपाषाण काल में आया ना। बिल्कुल, जब पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए ने सब कुछ बदल दिया। परिवहन आसान हुआ, मिट्टी के बर्तन बनने लगे और इसी दौर में इंसान ने खानाबदोश जिंदगी छोड़कर खेती शुरू की और स्थायी निवास बनाया। भोजन के पीछे भागने वाले ने अब भोजन उगाना सीख लिया था। ये बहुत बड़ी क्रांति की। इस सफर के कुछ बहुत ही खास प्रथम तथ्य भी हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पाला। पहली धातु जो इस्तेमाल हुई वो तांबा थी। पहला औजार कुल्हाड़ी था जो अतिरम पक्कम से मिला। और कृषि का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जहां गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण हैं। कुत्ते को पालने का कारण भी शायद सुरक्षा और शिकार में मदद ही रहा होगा। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि इंसान कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहा था। अब यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं जिसे देखकर आज के टाउन प्लानर भी हैरान रह जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। जी, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज। हाँ, इसकी भौगोलिक सीमाओं को देखें तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गैंडोर तक फैली थी। इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो है इसका एक नगरीय सभ्यता होना। बिल्कुल। आज हम बड़े शहरों में ट्रैफिक और संकरी गलियों से जूझते हैं, लेकिन हजारों साल पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ग्रिड पद्धति पर अपने शहर बसाए थे। उनकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं और घरों को बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, वो भी एक निश्चित वैज्ञानिक अनुपात में। एक नियम जो मुझे बहुत ही एडवांस लगा, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। शोर और धूल से बचने के लिए? शायद, हाँ। इसका केवल एक ही अपवाद था लोथल। वहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्योंकि लोथल एक व्यापारिक नगर और बंदरगाह था, तो शायद दुकानों या गोदामों में सामान चढ़ाने उतारने की सुविधा के लिए ऐसा किया गया होगा। उनकी जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम भी तो कमाल का था। नालियां ढकी हुई होती थीं। और मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार तो प्राचीन दुनिया का सबसे शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार है। 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। जी। और पानी को रिसने से रोकने के लिए उसमें चारकोल या बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। ये संभवतः किसी धार्मिक स्नान के लिए एक पब्लिक पूल जैसा था। ये सब उस समय होना सच में अविश्वसनीय है। उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। और मजे की बात यह है कि वो मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। और व्यापार भी बहुत दूर तक फैला था। हाँ, लोथल बंदरगाह से तो मेसोपोटामिया तक सीधा व्यापार होता था। वो कई चीजें आयात भी करते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आता था, सोना कर्नाटक से और टिन अफगानिस्तान से। एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ उनकी संस्कृति भी समृद्ध थी। खुदाई में एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति शिव की आकृति है और उसके चारों ओर हाथी, गैंडा,
चीता और भैंसा विराजमान है। वो मातृ देवी की उपासना करते थे, जो समाज में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। और आज जो स्वस्तिक चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं वो भी संभवतः इसी सभ्यता की देन है। उनकी लिपि भी बहुत खास थी, भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ हमारे आज के इमोजी की तरह। हाँ, जहाँ चित्रों के माध्यम से बात कही जाती थी। दुर्भाग्य से हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। हम चित्र देख सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं ये अभी भी एक रहस्य है। अगर कभी ये लिपि पढ़ ली गई ना, तो प्राचीन इतिहास के कई नए पन्ने दिखने को मिलेंगे। इन शहरों की खोज की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प है। हड़प्पा की खोज के पीछे की कहानी बड़ी अजीब है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसे रावी नदी के किनारे खोजा, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश इंजीनियर वहां की प्राचीन पक्की ईंटों को उखाड़कर रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो हजारों साल पुरानी सभ्यता की ईंटें हैं। ये तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक थी। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, उसे सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा। और कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। वो घग्गर नदी के पास मिला, लोथल भोगवा नदी के तट पर मिला, और धौलावीरा, जिसे 90 के दशक में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा, वो अपने बेहतरीन जल प्रबंधन सिस्टम के लिए जाना जाता है। लेकिन हर महान चीज का कभी न कभी अंत होता है। इन बेहद उन्नत शहरों के पतन के बाद इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, वैदिक सभ्यता। ये बदलाव बहुत ही गहरा और एकदम अलग था। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। यहाँ सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता जहाँ नगरीय थी, वहीं वैदिक सभ्यता पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी। इनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था, और इनकी भाषा संस्कृत थी। इस ग्रामीण सभ्यता का जो प्रशासनिक ढांचा था ना, वो बहुत व्यवस्थित था। सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार था। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। जी, ग्रामों से विश्व, विश्व से जन, और जन से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था। इस राजनीतिक व्यवस्था में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है राजा की शक्तियों पर नियंत्रण। ऐसा नहीं था कि राजा कुछ भी कर सकता था। सभा और समिति नाम की संस्थाएं थीं। बिल्कुल, सभा श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। वहीं समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। राजा को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इनका समर्थन लेना पड़ता था। एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का शुरुआती स्वरूप। हाँ, इसी दौर में एक मशहूर युद्ध भी हुआ, दशाराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। जी, और इसका रोमांचक वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगर समाज की स्थिति की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था। लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं हमें, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना तक की। बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं नहीं थीं, और महिलाएं पुरुषों के साथ धार्मिक यज्ञों में भाग लेती थीं। कुछ शब्द तो इतने दिलचस्प हैं कि वो उस समय की पूरी जीवन शैली समझा देते हैं। जैसे गविष्टि शब्द। उस समय कोई बैंक अकाउंट तो होते नहीं थे। गाय ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। इसलिए युद्ध अक्सर जमीन के लिए नहीं, बल्कि गायों की खोज के लिए होते थे। इसी को गविष्ठी कहा जाता था। और अमाजू शब्द भी है। हाँ, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहकर विद्या ग्रहण करती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। और खानपान में उनका मुख्य पेय सोमरस था। गायों को लेकर समाज कितना संवेदनशील था, ये इससे पता चलता है कि गाय को अघन्य यानी ना मारे जाने योग्य माना गया था। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड या देश निकाला जैसी कठोर सजा थी। अर्थव्यवस्था जिस चीज पर टिकी हो, समाज उसकी रक्षा करता ही है। सही बात है। तो ये पूरा सफर वाकई अद्भुत रहा है। गुफाओं में आग जलाने वाले इंसान से शुरू करके हड़प्पा के शहरों का दौरा किया, और फिर वैदिक काल के ग्रामीण समाज को समझा। अगर हम पूरी चर्चा को समेटते हुए हड़प्पा और वैदिक सभ्यता की एक तुलना करें तो दिमाग में चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जी, हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, कांस्य युगीन थी, समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था, और अर्थव्यवस्था व्यापार प्रधान थी। दूसरी ओर वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। उत्तर वैदिक काल आते थे, उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी। समाज पितृसत्तात्मक था, और मुख्य जोर व्यापार पर नहीं बल्कि कृषि व पशुपालन पर था। इस तुलना से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का नगरीय ढांचा
और वैदिक संस्कृति का साहित्य, ये दोनों ही भारतीय इतिहास के मजबूत आधार स्तंभ है। एक ने हमें भौतिक और वैज्ञानिक विकास दिया तो दूसरे ने मानसिक और सामाजिक गहराई दी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस चर्चा से हम क्या लेकर जा रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि विकास हमेशा एक सीधी रेखा में होता है। पहले गांव, फिर शहर और सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, निरंतर विकास। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हड़प्पा जैसी बेहद उन्नत और सुनियोजित सभ्यता के पतन से बाद जो वैदिक सभ्यता आई, वो उन खंडरों पर शहर बनाने के बजाय पूरी तरह से ग्रामीण थी। ये इतिहास का एक चक्रीय रूप है। एक चरम शहरीकरण के बाद समाज फिर से प्रकृति और गांवों की ओर लौट गया, एक रूरल रीसेट की तरह। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की ये एआई और कंक्रीट के जंगलों वाली दुनिया भविष्य में किसी कारण से खत्म हो जाए और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही किसी रूरल रीसेट का सामना करना पड़े? क्या विकास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ सकता है? ये सोचने वाली बात है कि इतिहास केवल अतीत नहीं है, बल्कि भविष्य का एक आईना भी है। बहुत ही गहरा सवाल है ये, नोट्स पर आधारित थी, जो कि इतिहास समझने का एक बेहतरीन जरिया है। अगली चर्चा में हम इतिहास के अगले पड़ाव, महाजनपदों के उदय और मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और इतिहास को जीते रहिए।